हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा उन्नति क्लासेस एंड लाइब्रेरी सेंटर मंडावर के एजुसाइंस ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कौशलों के बारे में। हमने श्रवण कौशल पढ़ लिया, हमने भाषण कौशल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पठन कौशल और उसकी विधियां और उसका परिचय। देखिए, पठन कौशल क्या है। पठन का मतलब सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे गति, यति, लय, पुरस्सरम, पठनम। और दूसरा भावानुकूलम, अभिनय पूर्वकम च पठनम। ये दो बातें पठन में आती हैं कि गति गद्य में, गद्य को जब हम पढ़ते हैं तो उचित गति के साथ गद्य पढ़ना चाहिए, जबकि जब पद्य पढ़ा जाता है उसमें यति और लय के साथ उसे पढ़ना चाहिए। तो जब भी पढ़े तो गति, यति और लय सहित उसे पढ़ना चाहिए। भावानुकूलम अभिनय पूर्वकं च पठनम, भावों के अनुसार पढ़ना चाहिए और अभिनय पूर्वक, वाचिक अभिनय पूर्वक पढ़ना चाहिए। तो ये पढ़ने की कुछ बातें हैं। इसके बाद जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, पठन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो साहब, पठन का प्रमुख उद्देश्य है वही जो आप पढ़ चुके हैं, पठित्वा अर्थ ग्रहणम। पठन का प्रमुख उद्देश्य है पढ़कर के अर्थ ग्रहण करना, पढ़कर के अर्थ ग्रहण करना। अब यहाँ बात यह है कि पढ़ना क्या, केवल पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए, पढ़ने का मतलब तभी पढ़ना माना जाएगा या फिर पढ़ना तभी सार्थक माना जाएगा जब आप उसका अर्थ ग्रहण कर पाते हो। अगर आपने अर्थ ग्रहण नहीं किया है तो आपका पढ़ना सार्थक नहीं है, वो पूर्णतया व्यर्थ और निरर्थक है। अब हम पढ़ेंगे पठन के भेद। पठनस्य भेदद्वयम्। पठन दो प्रकार का बताया गया है। देखिए, इनके नाम आपको याद रखने हैं। पहले पठन का नाम है सस्वर पठन, सुस्वर पठन कह दीजिए या सस्वर पठनम। और दूसरा पठन है मौन पठनम। ये दो प्रकार का पठन होता है। एक तो स्वर सहित पढ़ना और दूसरा होता है मौन पठनम। अब सस्वर पठन जो है वो, उसमें एक होता है आदर्श पठनम। ये किसके अंतर्गत आता है? सस्वर पठन के अंदर आता है। और दूसरा हमारा कौन सा है? अनुकरण पठनम, अनुकरण पठन। और तीसरा हमारा है समवेत पठनम, जिसे हम पुनः वाचनम भी कहते हैं। देखिए साहब, आपको याद रखना चाहिए कि जो स्वर सहित पढ़ते हैं तो आदर्श पठन भी स्वर सहित पढ़ा जाता है। मतलब कि उसमें यति, गति, लय, भाव इत्यादि का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन कौन करेंगे? छात्र करेंगे, जबकि आदर्श वाचन कौन करता है? शिक्षक करता है। तो अनुकरण वाचन भी
जैसा शिक्षक ने पढ़ा है उसी का अनुकरण करते हुए छात्र भी यति, गति और लय के साथ पढ़ते हैं। साथ में भावों के अनुकूल और अभिनय पूर्वक पढ़ते हैं। तो ये अनुकरण पठन है। तीसरा है समवेत पठन। समवेत पठन सभी छात्र मिलकर के एक साथ श्लोकों का गायन करते हैं, तो वो समवेत पठन के अंदर आता है। जबकि अनुकरण पठन में शिक्षक 1, 2 या 4 छात्रों को खड़ा करके एक एक को पढ़वाता है। तो ये छात्रों के द्वारा अनुकरण हुआ, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। इधर जो मौन पठन है, ये मौन पठन भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य मौन पठन, जिसे हम केवल कह सकते हैं सामान्य पठनम। दूसरा गंभीर पठनम, या ये कह दीजिए गंभीर मौन पठनम। गंभीर को हम गहन पठनम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गहन पठनम भी कह सकते हैं। और तीसरा हमारा है द्रुत मौन पठनम, अर्थात द्रुत पठन। देखिए, मौन के अंदर 3 प्रकार का मौन पठन होता है। एक सामान्य मौन, दूसरा गंभीर मौन और तीसरा द्रुत मौन। सामान्य पठन मतलब सामान्य मौन बालकों को पढ़ाने के बाद में एक बार वो रिवाइज करने के लिए मन ही मन पढ़ते हैं, इसमें ओष्ठ नहीं हिलते हैं। गंभीर पठन में कठिन विषय वस्तु को ध्यान देकर मन ही मन पढ़ना, वो गंभीर पठन है। जबकि जो चीज या जो विषय वस्तु छात्रों को याद है उसको एक बार जल्दी जल्दी बोल लेना, मन ही मन बोल लेना, अर्थात कहते हैं ना फेर लिया है मन ही मन, वो हमारा क्या है? द्रुत मौन पठन है। इस प्रकार से सामान्य पठन, गंभीर पठन और द्रुत पठन, ये 3 प्रकार का मौन पठन होता है। जबकि सस्वर पठन में आदर्श पठन, अनुकरण पठन, समवेत पठन, ये 3 प्रकार के सस्वर पठन होते हैं। इन्हीं के आधार पर पठन कौशलस्य सोपानानाम क्रमः। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सा पठन कब किया जाता है? तो पाठ योजनाओं के अनुसार इनका सही क्रम मिलेगा। सबसे पहले आदर्श पठनम। कौन सा है? आदर्श पठन। ये किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो ये हमेशा याद रखें, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है आदर्श पठन किसके द्वारा किया जाता है? तो शिक्षक के द्वारा, केवल और केवल शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु को पढ़ा जाता है, तो उसे कहते हैं आदर्श पठन। दूसरा है अनुकरण पठनम। ये किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक आदर्श पठन के बाद कुछ छात्रों को पढ़ने के लिए कहता है और छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु को पढ़ते हैं। इसे कहते हैं अनुकरण पठन। तो किसके द्वारा किया जाएगा? ये छात्र द्वारा किया जाता है। तीसरा कौन सा है हमारा? तीसरा है मौन पठन। क्रम के अनुसार इसके बाद कौन सा आएगा? मौन पठन। मतलब सस्वर पठन लगातार 2 बार हो रहा है, उसके बाद क्या आ गया? मौन पठन हो गया। और ये जो मौन पठन है ये विषय वस्तु के अनुसार होगा कि सामान्य होगा, गंभीर होगा या द्रुत होगा, ये विषय वस्तु पर निर्भर करता है। तो मौन पठन जो है ये भी किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों के द्वारा किया जाता है। और चौथा जो हमारा है वो है समवेत पठन। ये समवेत पठन भी किसके द्वारा किया जाएगा?
छात्रों के द्वारा किया जाएगा। मतलब सभी छात्र मिलकर के एक साथ जो पठन करते हैं, एक साथ जो बोलते हैं, चाहे वो स्वरबद्ध तरीके से या गायन करते हैं, वो क्या कहलाएगा? समवेत पठन। इस तरह से ये पठन कौशल के सोपानों का सही क्रम है। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पठन के दो भेद हैं। एक आपका होता है सस्वर पठन और दूसरा आपका होता है मौन पठन। अब जो सस्वर पठन है इसमें एक आता है आदर्श पठन, दूसरा आता है अनुकरण पठन और तीसरा आता है समवेत पठन। जब छात्र इसको सुनते हैं तो वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो सुन रहे होते हैं, तो आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और समवेत वाचन ऐसा भी हम कहते हैं। तो आदर्श पठन, अनुकरण पठन और समवेत पठन। इसी तरह से मौन पठन क्या होता है? सामान्य पठन। किसी सरल सामग्री को पढ़ने के लिए शिक्षक कह देता है कि चुपचाप रह करके मौन होकर के इसे पढ़िए, तो इसका मतलब वो सामान्य पठन है। जबकि यदि विषय वस्तु कठिन है तो शिक्षक ये निर्देश देता है कि आप क्या कीजिए, इसे बड़े गंभीर तरीके से अच्छी तरह से इसका मौन वाचन कीजिए 1-2 बार, तो वो क्या होता है? गंभीर पठन होता है। और तीसरा द्रुत पठन। कई बार जैसे पिछला पाठ है, कल ही पढ़ाया है, तो एक बार शिक्षक कह देगा जल्दी से एक बार जो मैंने कल का पढ़ाया है उसको फटाफट से मौन रह करके पढ़ लीजिए। इसका मतलब वो कौन सा पठन है? द्रुत मौन पठन है। ये कौशल, पठन कौशल के सोपानों का क्रम है। सबसे पहले क्या होगा, अगर क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले आदर्श पठन होता है जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में कौन सा होता है? अनुकरण पठन होता है जो छात्रों के द्वारा किया जाता है। फिर मौन पठन किया जाता है, वो भी छात्रों के द्वारा किया जाता है। और समवेत पठन जो कि भी छात्रों के द्वारा किया जाता है। इसलिए शिक्षण में सबसे ज़्यादा सहभागिता किसकी होती है? छात्रों की होती है। और आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो कौन सी है? वो बाल केंद्रित है, क्योंकि ज़्यादातर कार्य किसके द्वारा हो रहा है? छात्रों के द्वारा हो रहा है। इसलिए ये अनुकरण, मौन और समवेत ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाएं कौन कर रहा है? छात्र कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे पठन कौशल की विधियां। पठन कौशल की विधियों में हम बात करेंगे पठन शिक्षणस्य षड्विधयः। पठन शिक्षण की 6 विधियां हैं। सबसे पहला काम है हमारी विधियों के नाम याद करना। डिटेल बाद में। देखिए पठन जो है ना वो महत्वपूर्ण विधि है और इसके शिक्षण विधियों में से विधियों के प्रश्न भी आते हैं। इसलिए भाषण की विधियों के बारे में आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियो को आप देखेंगे। अभ्यास, अनुकरण, परिष्कार, वाक्य संशोधन, निदान, उपचारात्मक शिक्षण और एक आपका व्यवहार और निरीक्षण, ये 2 विधियां। और तो इस तरह से हमने वो विधियां 7 विधियां पढ़ी हैं। आज हम पढ़ेंगे पठन की विधियां। पठन की विधियां कितनी हैं? 6 विधियां आपको नाम है। सबसे पहली विधि है हमारी वर्ण से प्रारंभ। तो विधि का नाम हुआ वर्णोच्चारण विधि। तो एक नाम तो आप ये याद रख लें। कोई पूछे पठन की विधियां कहां से शुरू होती है? वर्ण से। हम जानते हैं प्राचीन समय से सबसे पहले वर्णों को सिखाया जाता है। देखिए भाषा सीखने की सबसे पहली इकाई हमने बताई है वाक्य है। और जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षण में हम सबसे पहले किसका ना क्या चीज आती है? सबसे छोटी इकाई कौन सी है शिक्षण की? वर्ण है। तो वर्ण की हम बात करेंगे तो वर्णोच्चारण विधि हो गई। जबकि भाषा सीखने की सबसे पहली इकाई वाक्य होगी, वो पाणिनि ने माना है। इसलिए वर्णोच्चारण विधि। अब इसी विधि को एक नाम इसका मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इंग्लिश नाम, बाकी के नाम बाद में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल विधि या अल्फाबेटिकल मेथड।
तो सबसे पहली विधि का नाम हुआ अल्फाबेटिकल मेथड, वर्णोच्चारण विधि, वर्ण विधि, अक्षर समामनाय विधि, सब इसी के नाम हैं जो हम पढ़ेंगे। इसके बाद में दूसरा है, दूसरी विधि कौन सी है? वर्ण के बाद जो दूसरी विधि आती है वो विधि है चित्र विधि। कौन सी है? चित्र विधि। देखिए साहब, इसी को वर्ण से मिलकर क्या बनता है? पद बनता है। इसकी एक नाम हो सकता है पदबोध विधि। तो मैं मानता हूं कि दो विधियों के नाम आपको याद हो गए होंगे। पठन की पहली विधि कौन सी है? वर्णोच्चारण विधि। और दूसरी विधि कौन सी है? चित्र विधि या पदबोध विधि। अब हम तीसरी विधि की तरफ चलते हैं। तीसरी विधि का नाम है वाक्य घटन विधि। देखिए साहब, वही बात आ गई। अगर सर्वश्रेष्ठ विधियों की मैं बात करूं तो मैं मानूंगा वाक्य विधि को। हालांकि श्रेष्ठ विधि और रुचिकर विधि कौन सी होगी? चित्र विधि भी होगी, चर्चा करेंगे। इससे पहले तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सी? वर्णोच्चारण विधि कह दो या अल्फाबेटिकल मेथड कह दीजिए। दूसरा है चित्र विधि, चित्र दिखाकर के शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, इसीलिए चाहे चित्र विधि कह दीजिए चाहे पदबोध विधि कह दीजिए, एक ही बात है। इसके बाद है वाक्य घटन विधि या वाक्य विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। चौथी विधि का नाम है ध्वनि साम्य विधि। चौथी विधि कौन सी है? ध्वनि साम्य विधि। पांचवी विधि का नाम है साहचर्य विधि। देखिए साहब, साहचर्य विधि जिसके प्रवर्तक रही हैं मारिया मोंटेसरी, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साहचर्य शब्द का अर्थ होता है संबद्धता, इसलिए पांचवी विधि का नाम है साहचर्य विधि। और अंतिम छठी विधि का नाम है कथा विधि। चित्रों के माध्यम से कथा पढ़ाई जाती है, वो विधि कौन सी है? कथा विधि है। तो इस तरह से पठन शिक्षण की 6 विधियां हैं। पहली कौन सी है? वर्णोच्चारण विधि, या दूसरा नाम क्या है? अल्फाबेटिकल विधि। दूसरी विधि कौन सी है? चित्र विधि, जिसे हम पदबोध विधि भी कहते हैं, क्योंकि चित्र दिखा करके शब्दों का या पदों का ज्ञान कराया जाता है। तीसरी विधि वाक्य घटन विधि। चौथी विधि ध्वनि साम्य विधि, समान ध्वनि वाले शब्दों को पढ़ाया जाता है। इसके बाद में साहचर्य विधि, साहचर्य का मतलब संबद्धता विधि। इसके बाद कथा विधि, चित्रों के माध्यम से कथा पढ़ाई जाती है। तो पठन की कितनी विधियां हुई? 6 विधियां हुई। 6 विधियों के नाम आप कंठस्थ कर लीजिए। उधर भाषण की कितनी विधियां हैं? 7। और पठन की कितनी हो गई हैं? 6। इस तरह से आप दोनों को अलग अलग रूप में याद रखें। देखिए, श्रवण में कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है। विधि का जो प्रश्न आएगा वो किस में से आएगा? या तो भाषण में से आएगा, या पठन में से आएगा, या लेखन में से आएगा। और बड़ा ही सरल क्वेश्चन आने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका कौशलों से संबंधित ही नहीं, पूरी शिक्षण विधियों में कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं जा सकता। केवल आपको जो बताया जा रहा है, जो संक्षिप्त मैटर बताया जा रहा है, इसे आप पढ़िए। ये आपके बहुत सारे क्वेश्चनों को सही करवाएगा। दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रत्येक विधि का परिचय। पठन शिक्षण की पहली विधि का नाम हमने पढ़ा था वर्णोच्चारण विधि, और इस वर्णोच्चारण विधि को ही हम अल्फाबेटिकल मेथड के नाम से जानते हैं। इसी का एक नाम और है अक्षर समामनाय विधि। तो याद रखें, अक्षर समामनाय, दूसरा अल्फाबेटिकल मेथड, और तीसरा आपकी कौन सी? वर्णोच्चारण विधि। ये तीनों एक ही हैं,
अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम दिए हुए हैं, मैंने उन सबको एक साथ किया है और आप कंफ्यूज नहीं होंगे इससे, ये एक ही विधि का नाम है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो विधि है ये सबसे प्राचीनतम विधि है। पठन शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है? वर्णोच्चारण विधि या अल्फाबेटिकल विधि या अक्षर समाम्नाय विधि। इस विधि की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले वर्ण रचना सिखाई जाती है, वर्ण के माध्यम से फिर शब्दों की रचना की जाती है और शब्द के बाद में फिर वाक्य रचना सिखाई जाती है। तो ये जो क्रम है ये क्रम किसका है? प्राचीनतम विधि अर्थात वर्णोच्चारण विधि का क्रम है। दोस्तों दूसरी विधि है चित्र विधि, इसी का नाम है पदबोध विधि। देखिए चित्र विधि जो बताई गई है ये एक रुचिकर विधि है, अतीव रुचिकरः विधि। ये अत्यधिक रुचिकर विधि है, इसी का नाम पदबोध विधि भी है। पदबोध विधि के नाम से प्रसिद्ध विधि कौन सी है? चित्र विधि है। इस विधि का एक जो प्रसिद्ध नाम है वो है पश्यतु कथयतु च नामना प्रसिद्ध। ये देखिए पश्यतु मतलब देखो, किसको देखो? चित्र को देखो। और कथयतु कहो मतलब उसे पढ़ो, तो पढ़ना शब्द के माध्यम से का शब्द बोलोगे। तो ये कह दिया पश्यतु कथयतु। संस्कृत में पूछा जाता है कि पश्यतु कथयतु च नामना प्रसिद्धः विधि। तो पश्यतु कथयतु च नामना प्रसिद्धः विधि चित्र विधि या फिर पदबोध विधि है। तो पश्यतु कथयतु च ये भी आपको याद रखना है। इसको हम श्रेष्ठ विधि कह सकते हैं। तो रुचिकर है तो श्रेष्ठ तो है ही, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें सबसे पहले बच्चों के सामने चित्र प्रस्तुत किया जाता है और चित्र के माध्यम से उसे शब्द सिखाया जाता है और शब्द के बाद उसे वाक्य रचना सिखाई जाती है। वर्ण का यहाँ महत्व नहीं है, यहाँ चित्र के बाद शब्द और शब्द के बाद में वाक्य। तो इस तरह से ये चित्र विधि में आपको 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि ये रुचिकर विधि है और प्राथमिक स्तर पर इस विधि का महत्व है। तो कभी भी आपको कहा जाए तो ये भी एक बात आप लिख सकते हैं, प्राथमिक स्तर पर ये कैसी विधि है? श्रेष्ठ विधि। प्राथमिक स्तर पर ये एक श्रेष्ठ और अच्छी विधि है। तो इस तरह से ये आपकी चित्र विधि पूर्ण होती है। तो हमने क्या पढ़ा? पहली वर्णोच्चारण विधि जो प्राचीनतम विधि है। कभी पूछा जाए सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है, वो विधि है वर्णोच्चारण विधि। और इसमें खास बात क्या आती है कि पश्यतु कथयतु च नाम से प्रसिद्ध विधि कौन सी है? वो है चित्र विधि। प्राथमिक स्तर के लिए पठन शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो हम कौन सी मानेंगे? प्राथमिक स्तर पर हम मानेंगे पठन शिक्षण की विधि को, चित्र विधि को हम सबसे श्रेष्ठ मानेंगे। अब हमारी अगली तीसरी विधि है वाक्य घटन विधि। इस विधि को हम वाक्य बोध विधि या वाक्य विधि भी कह सकते हैं। तो तीसरी विधि हुई वाक्य विधि। हमने पहले वर्णोच्चारण पढ़ी, वर्णोच्चारण के बाद पदबोध जिसे हम चित्र विधि भी कहते हैं, और तीसरी हम पढ़ रहे हैं कौन सी? वाक्य घटन विधि। सबसे पहली बात कि इस विधि में किसके माध्यम से? वाक्यानाम माध्यमेन
वाक्यों के माध्यम से पठन शिक्षण होता है। इस विधि में वाक्यों के माध्यम से पठन शिक्षण होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? वाक्य। वाक्यों में से क्या छांटेंगे हम? शब्दों का ज्ञान कराएंगे और शब्द के माध्यम से हम किसकी रचना सिखाएंगे? वर्णों के बारे में सिखाएंगे। तो इसका क्रम हुआ वाक्य, वाक्य से हम शब्द जानेंगे और शब्द के माध्यम से वर्णों को सिखाएंगे। क्योंकि पाणिनि ने, तो हम ये कह सकते हैं कि पाणिनि के मत में, किनके मत में? पाणिनि के मत में वाक्य जो है भाषा अधिगमस्य प्रथमः ऐककः। पाणिनि ने कहा कि वाक्य जो है भाषा सीखने की सबसे पहली इकाई है। तो पठन शिक्षण की अगर हम प्राथमिक उच्च प्राथमिक दोनों को मिला दें, देखिए प्राथमिक के लिए मैंने आपसे कहा सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? आपकी चित्र विधि। लेकिन प्राथमिक के साथ अगर मैं उच्च प्राथमिक को बना दूं तो उच्च प्राथमिक में चित्र का इतना महत्व नहीं रह जाता जितना कि प्राथमिक पे होता है। इसलिए होता तो है उच्च प्राथमिक पे, लेकिन उतना महत्व नहीं होता। उच्च प्राथमिक का मतलब हुआ कि 8वीं स्तर तक के बच्चे। तो वहां पर पाणिनि के मत में वाक्य जो है भाषा अधिगम का क्या है? पहला एकक है, पहली इकाई है। इसलिए हम इस विधि को क्या कहेंगे? अतः, इसलिए क्या हो गई? सर्वश्रेष्ठ विधि। इसलिए कौन कौन से स्तर पर? तो हम दोनों का नाम लिखेंगे, प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तरे। तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि किसको मानेंगे? वाक्य विधि को मानेंगे। प्राथमिक स्तर पर किसको मानेंगे? पदबोध विधि को या चित्र विधि को हम सर्वश्रेष्ठ विधि मानते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर से एक बार, वाक्य घटन विधि, वाक्यों के माध्यम से पठन शिक्षण होता है। वाक्य रचना के में से शब्द और शब्द के बाद वर्ण रचना सिखाई जाती, वर्ण पढ़ना सिखाया जाता है। पाणिनि के मत में वाक्य को भाषा सीखने की पहली इकाई माना है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ विधि भी मानी जाएगी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर। हमारी अगली विधि है ध्वनि साम्य विधि। देखिए ध्वनि साम्य विधि में क्या होता है? जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, साम्य का मतलब है समान ध्वनि वाले, समान ध्वनि वाले शब्दों का पठन होता है। क्या होता है? समान ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ रख करके उनको पढ़ाया जाता है। कैसे पढ़ाया जाता है? पहले लिख देंगे कि समान ध्वनियुतानां शब्दानां पठनम भवति। समान ध्वनि से युक्त शब्दों का पठन होता है। कैसे होता है? समान ध्वनियां अंतिम स्वर के अनुसार, जैसे कि हमने लिखा रामः, श्यामः, कामः, खगः, कृष्णः। इस तरह से समान सीता, गीता, लता, माला,
इस तरह से समान ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ प्रयोग करके पढ़ाया जाता है। तो यही विधि जो है किस नाम से जानी जाएगी? ध्वनि साम्य विधि के नाम से जानी जाएगी। देखिए, छोटे बच्चों की किताबें आप पढ़िए, प्राथमिक स्तर की किताबों में होता था कमल घट पर चल मत पढ़, इस तरह के आपने लाइनें पढ़ी होंगी। वो ध्वनि साम्य विधि का एक अच्छा उदाहरण है ना। और वो रंग बिरंगे कलरफुल अक्षर और होते हैं, तो उन पे भी आप ध्यान देना, वो भी आकर्षक होते हैं। ये पाठ्यपुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे कि पाठ्यपुस्तक का निर्माण कैसे करना चाहिए, लेकिन उस पाठ्यपुस्तक को पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो पढ़ाई में भी उस चीज़ को, तो शिक्षण विधियाँ एक पूरा पढ़ाने का एक तकनीक है, आपको ये बताती है किस तरह से पढ़ाया जाता है। लेकिन इस की एक खास बात है जो आप लोग याद रखेंगे कि अस्मिन विधौ, इस विधि में, इस विधि में अर्थ ग्रहणम न भवति। देखिए, कई बार क्वेश्चन हो सकता है कि ध्वनि साम्य विधि से संबंधित नहीं है, तो आपको क्या है, अर्थ ग्रहण नहीं होता है। ये इससे अगर वहां आता है कि अर्थ ग्रहण होता है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर वहां आता है कि अर्थ ग्रहण नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ध्वनि साम्य विधि में अर्थ ग्रहण नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। समान ध्वनि युक्त शब्दों का पठन होता है, जैसे रामः, श्यामः, कामः, खगः, कृष्णः, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। इस विधि में अर्थ ग्रहण नहीं होता। अगर कहते हैं कि ध्वनि साम्य विधि में अर्थ ग्रहण होता है तो ये कथन बिल्कुल गलत है। दोस्तों, अब हमारी अगली विधि है साहचर्य विधि। सबसे पहले ये जान लें साहचर्य विधि के प्रवर्तक। तो इसके जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है मारिया मॉन्टेसरी। याद कीजिए, हमने कौशलों में भी इनका नाम पढ़ा था, मारिया मॉन्टेसरी का, जिन्होंने लेखन को तीसरे स्थान पर रखा और पठन को चौथे स्थान पर रखा। तो वही मॉन्टेसरी जो हैं पठन की एक विधि देती हैं जिसका नाम है साहचर्य विधि। तो मॉन्टेसरी के मत में साहचर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो साहचर्य का यहां अर्थ है संबद्धता। साहचर्य शब्द का अर्थ है संबद्धता। अब ये संबद्धता किस तरह से होती है? देखिए, इस विधि के द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो एक हाथ में तो शिक्षक जो है चित्र रखता है और दूसरे हाथ में वो ऐसे पत्र रखता है जिन पत्रों में नाम लिखे होते हैं। तो दो तरह से पत्र होते हैं, एक पत्र पर चित्र होते हैं और दूसरे पत्रों पर नाम लिखे होते हैं। शिक्षक क्या करेगा, एक चित्र दिखाएगा और चित्र से संबंधित शब्दों को दिखाएगा और दोनों को एक साथ प्रस्तुत करेगा। पहले चित्र दिखाया, उसके बाद उससे संबंधित जो है नाम प्रस्तुत करेगा। तो इसके हिसाब से वो भाषा का ज्ञान है। जैसे कि हाथी का चित्र आया और संस्कृत में बगल में लिखा होगा गजः, इस तरह से बगल में मान लीजिए कमल का होगा और क्या लिखेगा, कमलम, पंकजम। इस तरह से जो साहचर्य विधि संबद्धता के चित्र और शब्दों की संबद्धता के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, साहचर्य विधि कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, अस्मिन विधौ, इस विधि में कुछ प्रपत्रों, कार्ड्स पर चित्राणि भवन्ति,
कुछ कार्ड्स पर चित्र होते हैं, केषुचित् प्रपत्रेषु तन्नामानि भवन्ति, उनसे संबंध उनके नाम होते हैं। चित्र और नाम, इन दोनों को संबद्धं कृत्वा पठनम भवति। क्या करता है शिक्षक? चित्र और उससे संबंधित नाम को, उससे संबंधित शब्द को संबद्ध करके और फिर या साहचर्य करके पठन होता है, पढ़ाता है। यही इस विधि का काम है। तो साहचर्य शब्द का क्या अर्थ हो गया? संबद्धता। इस विधि में कुछ कार्ड्स पर चित्र होते हैं और कुछ कार्ड्स पर क्या होते हैं? नाम होते हैं उन चित्रों के, और शिक्षक क्या करता है? दोनों को आपस में संबद्ध करके या साहचर्य करके उनको पढ़ाता है। यही पठन की एक विधि है जो कि मॉन्टेसरी द्वारा विकसित की गई है। हमारी अंतिम विधि है कथा विधि, और इसके बारे में केवल इतना जाने, कथा विधि कि इस विधि में चित्र माध्यमेन, चित्रों के माध्यम से कथा पठनम भवति, चित्रों के माध्यम से कथा पढ़ाई जाती है। यही कथा विधि है। आप केवल कथा विधि का नाम याद रख लें, और इस कथा विधि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वर्णोच्चारण विधि, चित्र विधि, आपकी वाक्य घटन विधि, ध्वनि साम्य विधि और मारिया मॉन्टेसरी की साहचर्य विधि, ये 5 विधियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। नाम आपको 6 के 6 रखने हैं, इसलिए याद रखें। हमारी पूरी होती हैं पठन शिक्षण की विधियां। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे एक श्रेष्ठ पाठक का क्या लक्षण है और एक अधम पाठक का भी क्या लक्षण है। तो श्रेष्ठ पाठक के गुण कहलाएंगे और अधम पाठक के दोष कहलाएंगे। तो सबसे पहले श्लोक आपको याद रखना है, श्रेष्ठ पाठकस्य लक्षणम। अनुष्टुप छंद में कहा गया ये श्लोक है। इसमें श्रेष्ठ पाठक के गुण हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, पदच्छेदस्तु सुस्वरः, धैर्यं लय समर्थं च, षडेते पाठकः गुणा। यहाँ पर श्रेष्ठ पाठक के कौन कौन से लक्षण हैं वो पहला बताया है, माधुर्यम, अर्थात जब भी पढ़े तो मधुरता पूर्वक पढ़े। चाहे वो गद्य पढ़ रहा है, चाहे वो पद्य पढ़ रहा है, मधुरता से पढ़ना चाहिए। पढ़ने में दूसरा गुण कौन सा होना चाहिए? अक्षर व्यक्ति, अक्षर व्यक्ति। अक्षर व्यक्ति का मतलब होता है स्पष्टता। प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक वर्ण को स्पष्टता से पढ़ना चाहिए, शुद्ध पढ़ना चाहिए। पदच्छेद,
पदच्छेद करते हुए, संधि विच्छेद करते हुए पढ़ना चाहिए। एक एक शब्द को अलग अलग करके पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने का एक क्या है, पदच्छेद करके पढ़ना चाहिए। सुस्वरः, अगर कोई श्लोक है तो उसे स्वरबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए। श्लोक को गा करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि गद्य और पद्य में कोई तो अंतर है। अगर आप छंद को भी गद्य की तरह पढ़ेंगे तो फिर उस छंद की महिमा नष्ट हो जाएगी, फिर उस छंद की गरिमा नहीं रहेगी। इसलिए श्लोक की गरिमा बनाने के लिए उसको लयबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए, स्वरबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए। धैर्यम, जब भी आप पढ़ें तो धैर्य से, आराम से पढ़ना चाहिए। तो धैर्य भी होना बहुत जरूरी है। और छठा गुण है लय समर्थम। श्लोक को जब हम पढ़ते हैं तो लय सहित पढ़ना चाहिए। तो इसलिए ये 6 गुण जो हैं किसके हैं, श्रेष्ठ पाठक के हैं। कौन से हैं, मधुरता से पढ़ना, स्पष्ट पढ़ना, पदच्छेद करके पढ़ना, स्वर सहित पढ़ना, धैर्य से पढ़ना और श्लोकों को लयबद्ध तरीके से पढ़ना। लेकिन अधम पाठक के भी कुछ लक्षण हैं जो दोष माने गए हैं। कौन सा है, गीति शीघ्र शिरः कंपी यथा लिखित पाठकः अनर्थकोल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमः। फिर से, गीति शीघ्र शिरः कंपी यथा लिखित पाठकः अनर्थकोल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमः। ये श्लोक है, इसलिए हम इसका अनुष्टुप का गायन कर रहे हैं। तो कैसे, अधम का अवगुण कौन सा हो गया, गीति। गीति का मतलब है गद्य को गा करके पढ़ना। गद्य गायनम, कोई व्यक्ति कहानी को भी गा के पढ़ रहा है जबकि वो गद्य है, पैराग्राफ उसको गा रहा है, तो ये अधम पाठक का दोष है, उसका लक्षण है। वो श्रेष्ठ पाठक नहीं हो सकता। इसी तरह से शीघ्र पठनम, कोई जल्दी जल्दी पढ़ता है, जो धैर्य का विपरीत आराम से पढ़ना, स्पष्टता ना रखते हुए जल्दी जल्दी शीघ्रता से पढ़ता है, जल्दी जल्दी पढ़ता जाता है, तो वो भी एक अवगुण माना जाता है। तीसरा, शिरः कंपी। शिरः कंपी का मतलब है सिर हिला हिला के पढ़ रहा है, बड़ा तेज सिर हिला के, अपना शरीर को पूरी तरह से हिला हिला के, यूं हिला हिला करके, तो ये पढ़ना वाचिक अभिनय होना चाहिए। आप सिर हिला हिला के पढ़ रहे हैं तो ये भी क्या माना जाएगा, दोष माना जाएगा। कई बार आपने किसी शिक्षक को देखा होगा, या अधिकतर लोग इस तरह से कर देते हैं कि हाथ पैरों को फेंकेंगे इधर उधर, कभी यूं करेंगे कभी यूं करेंगे। तो इस तरह के अदर एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए पढ़ते समय, क्योंकि यहाँ छात्रों का ध्यान बंटता है। एकदम तेजी से बोलेंगे, फिर थोड़ा धीमे हो जाएंगे, तो एक समान गति से पढ़ना, तो सिर हिला करके नहीं पढ़ना चाहिए। इसके बाद है यथालिखित पाठकः। तो इसका मतलब हुआ यथालिखित, यथालिखित का मतलब है मुद्रण दोषम या मुद्रण दोषान न विलोक्य पठनम।
मुद्रण दोषों को देखे बिना पढ़ने वाला। यदि कोई व्यक्ति मुद्रण दोषों को देखे बिना उसको जैसा लिख रहा है वैसा ही पढ़ता है तो ये भी एक दोष है। शिक्षक का कार्य है यदि कोई टंकण दोष है तो उस टंकण दोष को शुद्ध करके बोले। इसके बाद है अनर्थ को अल्पकंठश्च। अर्थम न विचार्य पठनम। अर्थम न विचार्य अनर्थक। अर्थ को बिना सोचे या अर्थ के बिना पढ़ना, अर्थ समझे बिना पढ़ना, ये भी क्या है? क्योंकि हमने पठन का प्रमुख उद्देश्य क्या पढ़ा है? पठित्वार्थ ग्रहणम। तो अर्थ जाने बिना पढ़ना भी एक दोष माना गया है। और अंतिम है आपका अल्पकंठश्च। अल्पकंठ का मतलब हो गया आप धीमे स्वर में पढ़ते हैं, धीरे पढ़ते हैं, तो अल्पकंठ का मतलब है धीमी आवाज में अगर आप पढ़ते हैं तो ये भी एक क्या है? दोष है। तो चाहे शिक्षक हो या कोई छात्र हो, उनको इन 6 दोषों से बचना चाहिए और इन 6 लक्षणों को, 6 गुणों को अपनाना चाहिए। तो ये श्रेष्ठ पाठक के गुण हैं और ये अधम पाठक के दोष हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारा पठन शिक्षण पूरा होता है। और पठन शिक्षण से संबंधित यदि कोई भी आपकी परेशानी है तो आप मुझसे इन फ़ोन नंबरों पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।